हमारे पास बच्चों न्यूक्लिक एसिड, जो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है, एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसके अंदर। देखो, वन ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर एग्जिबिटेड बाय डीएनए इज द फेमस वाटसन एंड क्रिक मॉडल। हमारे पास डीएनए की जो स्ट्रक्चर है वो वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, इस तरीके की स्ट्रक्चर है डीएनए की। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट के दौरान वाटसन क्रिक ने बताया था कि जो डीएनए की स्ट्रक्चर होती है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, बात नंबर 1। दिस इज द 3 डैश, ये 5 डैश, ये 3 डैश और ये 5 डैश, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे पास जो आपको थ्रेड दिख रहे हैं, दीज आर द बेसिकली शुगर बैकबोन, जिनके ऊपर हमारे पास नाइट्रोजनस बेस अटैच होते। ठीक है जी। अगर मैं आपसे कहता हूं, देखिए ये ऐसे गया और ऐसे एक सर्कल पूरा है, ठीक। अब इसी को मैं तोड़ देता हूं इस तरीके से, मैं बोलता हूँ ये ऐसे गया, तो ये एक सर्कल अब ऐसे जो ऐसे था लेकिन ये ऐसे हो गया, समझ में पा रहे हैं आप लोग? तो यानी कि ये मेरा एक टर्न कहलाता है, दिस इज द 1 टर्न। तो बेसिकली हमारे पास भी यहां से लेकर के यहां तक ये एक टर्न है, और मैं देखता हूँ कि एक टर्न के अंदर टोटल 10 बेस पेयर होते हैं। एक टर्न के अंदर टोटल यहाँ पर, दिस इज द 1 टर्न, और जिसके अंदर टोटल 10 बेस पेयर यहाँ पर प्रेजेंट है। और एक टर्न की जो लेंथ होती है वो है मेरे पास 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है जी, दिस इज द 34 एंगस्ट्रॉम होते हैं। तो इसका मतलब कि जो हर एक सक्सेसिव बेस पेयर है उनके बीच का जो गैप होगा वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। ये यूनिट है जो स्मॉल यूनिट्स होती है उनको मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर ये जो आपको ग्रुप दिख रहा है ना, गड्ढा दिख रहा है, दिस इज टर्म्ड एज द मेजर ग्रुप, दिस इज द मेजर ग्रुप। और यहाँ पर ये जो आपको गड्ढा दिख रहा है, जो ग्रुप दिख रहा है, दिस इज टर्म्ड एज द माइनर ग्रुप। ये हमारे पास इधर में माइनर ग्रुप कहलाता है। इसके ऊपर हमारे पास जो बेस अटैच है वो है ए टी। ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है, सी और जी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये जो बॉन्ड हमारे पास होते हैं बच्चों, ये देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ए और टी के बीच में, सी और जी के बीच में, दीज आर द ट्रिपल बॉन्ड। ये ट्रिपल बॉन्ड है, बिल्कुल दिख रहा है। ये वाला हमारे पास डबल बॉन्ड है, ठीक है। लेकिन ये बने होते हैं किस चीज के आपके, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो वीक बॉन्ड होते हैं, थोड़े से हाइड्रोजन बॉन्ड और वीक बॉन्ड। ठीक है, चलिए जी। तो दिस मॉडल सेज दैट, ये बोलता है कि डीएनए एग्जिस्ट एज ए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, और जो दोनों स्टैंड होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड के, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, आर एंटी पैरेलल और अपोजिट डायरेक्शन में रन करते हैं। एंड द बैकबोन इज फॉर्म्ड बाय द शुगर फॉस्फेट शुगर चेन से बनी होती है। नाइट्रोजनस बेसिस आर प्रोजेक्टेड मोर और लेस परपेंडिकुलर टू दिस बैकबोन बट फेस इनसाइड। अंदर की तरफ को इनका फेस होता है और अंदर की तरफ को ये प्रोजेक्टेड होते हैं आपके, जिसके ऊपर हम लोग क्या देखते हैं, ए एंड जी ऑफ वन स्टैंड कंपल्सरीली बेस पेयर विद टी एंड सी, यानी कि ए हमेशा टी के साथ, सी हमेशा जी के साथ। मैंने आपको बताया था 2 पार्ट्स में कैटेगराइज होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडिन, यानी प्यूरिन हमेशा पायरिमिडिन के साथ में अटैच होता है और इसी को हम बोलते हैं बेस पेयर रूल। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड ए और टी के बीच में, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जी और सी के बीच में होते हैं। ईच स्टैंड अपीयर लाइक ए हेलिकल स्टेयरकेस, है ना, वो जो घुमावदार सीढ़ी होती है, इस तरीके से चढ़ते चले जाते हैं, वो होता है। तो ये वाला हम लोग देखते हैं। एक तो ये जो सीढ़ी है इस तरीके से राइट हैंडेड फैशन में, इट इज इन राइट हैंडेड फैशन। एक टर्न के अंदर टोटल 10 बेस पेयर है। तो इस तरीके का जो डीएनए होता है वो मेरा कहलाता है यहाँ पर बी डीएनए, दिस इज द बी डीएनए। तो हमारे अंदर ह्यूमंस के अंदर जो डीएनए की भी टाइप्स होती है वो बी डीएनए टाइप प्रेजेंट होती है। ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है। Each step of ascent is represented by a pair of base। हर एक स्टेप जो ascent है जो ऊपर चढ़ रहा है उसके अंदर हमारे पास बेसिस पेयर में प्रेजेंट है। एंड एट ईच स्टेप ऑफ ascent द स्टैंड टर्न्स 36 डिग्री। तो टोटल 10 हो गए, तो यानी कि 360 डिग्री पे घूमता होता है। आपको देखो ना, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पहुंच गया, तो यानी कि पूरा 360 डिग्री पे घूम रहा है हमारा। The one full turn of the helical strand would involve 10 steps or 10 base pair and attempt drawing a line drawing diagram. The pitch would be 34 angstrom
एंड द राइज पर बेस पेयर वुड बी 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ आपके नोट्स में लिखी हुई है, जो आपको मिले है, ठीक है, और ग्रुप पर है, अपलोडेड है, और ये ही बातें अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाई है। तो दिस फॉर्म ऑफ डीएनए विद द अबव मेंशन्ड सलाइन फीचर्स इज कॉल्ड द बी डीएनए एंड देयर आर मोर देन अ डजन फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए की इससे भी ज्यादा टाइप की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है आफ्टर इंग्लिश अल्फाबेट। हमारे पास ए डीएनए होता है, बी डीएनए होता है, सी डीएनए होता है, जेड डीएनए होता है। उनकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी यूनिक होती है और लिखा है स्पार्क बैच टॉपिक, स्पार्क बैच में वो वाला टॉपिक हमारा चलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द डीएनए। ये डीएनए की स्ट्रक्चर इस तरीके की होती है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो विड्थ होती है, दिस इज द 20 एंगस्ट्रॉम। ये हमारे पास 20 एंगस्ट्रॉम कहलाता है, ठीक है। चलिए, ये हमारे पास इधर में 20 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए, मेटाबॉलिज्म के कॉन्सेप्ट से यहाँ पर क्या मतलब है। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि जी मेटाबॉलिज्म क्या होता है। ये वर्ड हम लोगों ने बचपन से कई बार पढ़ा होगा, ठीक है जी। ये वर्ड तो हम लोगों ने बचपन से कई बार पढ़ा है। तो सबसे पहले तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, जो ऑलरेडी हमारे को पता है, क्या जी, ऑलरेडी हमारे को पता है कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। देखो, बायोमोलिक्यूल्स के कारण ही आप लोगों को पता है डाइवर्सिटी क्रिएट हुई है। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बायोमोलिक्यूल्स की जो अमाउंट होता है वो अलग होता है। किसी में बायोमोलिक्यूल्स अलग है, उनकी रेशो अलग है, किसी में किसी अमाउंट में, किसी में किसी अमाउंट में। तो एलिमेंटल एनालिसिस जब हुई लिविंग की और नॉन लिविंग की, लिविंग में हम लोगों ने प्लांट टिश्यूज लिए थे और नॉन लिविंग के अंदर अर्थ क्रस्ट, तो हमने देखा था कि दोनों के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है। चैप्टर की बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था, जहां पर पेस्टल मोटर से हमने बनके उनका चूरा बनाया था। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग एंड नॉन लिविंग? दैट इज द कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इज मोर अमाउंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि ये मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मेटाबोलाइट्स मतलब कि बायोमोलिक्यूल होते हैं, ये बात भी आप लोगों को पता है। तो हम लोग यहाँ पर जब देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म के बारे में, तो ये जो एलिमेंट्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेसिकली किस चीज के लिए भाई? डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के लिए। जब मैं कह रहा हूँ कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सारी चीजें हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन में रिएक्शंस करते हैं और रिएक्शन करके कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करी है जो क्या करते हैं जी, यहाँ पर लाइफ को सपोर्ट करते हैं। और उन्हीं लाइफ सपोर्टिंग मॉलिक्यूल्स को ही हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं जी? उन्हीं लाइफ सपोर्टिंग मॉलिक्यूल्स को हम लोग यहाँ पर बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं, जो कि लाइफ को पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं, उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, ठीक। अब ये बायोमोलिक्यूल्स के बीच में केमिकल रिएक्शन हुई, जिसको मैंने मेटाबॉलिज्म बोला है। अब ये जो मेटाबॉलिज्म होता है, तो बेसिकली इसका एक मेटाबॉलिक पाथवे होता है, ठीक है जी, जिसके ऊपर रिएक्शन होती है। और जब यहाँ से यहाँ तक रिएक्शन होती है, तो बीच बीच में कुछ कंपोनेंट्स यूज होते हैं और कुछ कुछ कंपोनेंट्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होते हैं, यही जो पाथवे होते हैं, इन पाथवे पर मेटाबोलाइट्स जाते हैं और कन्वर्ट होते हैं। इनकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, साइज होता है, प्लेस होता है, चाहे वो लीनियर पाथवे हो, चाहे वो सर्कुलर पाथवे। जितनी भी रिएक्शंस होती है अभी ये सारी की सारी, है ना भाई, कुछ कुछ चीजें मिलकर के कुछ कुछ चीजें बना रही है। जैसे मैंने बोला कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बन के साथ अटैच होकर के और अमोनिया अमीनो ग्रुप अटैच होकर के अमीनो एसिड बनाया और ये मिल मिल के प्रोटीन बनाया। तो ये क्या है? ये बायोमोलिक्यूल्स है जो एक स्पेसिफिक पाथवे पर चले। कौन सा पाथवे की ये कहानी? डीएनए है। डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से फिर ये आपका राइबोसोम के पास जाएगा, वहां पर ये प्रोटीन बनेगा। तो देयर इज अ स्पेसिफिक पाथवे, देयर इज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस, जिस पर चल करके इनके बीच में रिएक्शंस हुई और हमारे पास अमीनो एसिड और प्रोटीन की फॉर्मेशन हुई। तो हम लोग क्या देखते हैं, लेकिन जितनी भी रिएक्शंस होती है, ऑल दी रिएक्शंस आर कैटालाइज रिएक्शन, सारी की सारी कैटालाइज रिएक्शंस होती है। और इन कैटालाइज, देखिए मेटाबॉलिक पाथवे पे क्या हो रहा है कि केमिकल रिएक्शंस हो रही है बच्चों, ठीक है जी। और सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस हमारे पास कैटालाइज होती है और इसके लिए इन्हें रिक्वायरमेंट होती है कैटालिस्ट की। और यहाँ पर जो कैटालिस्ट यूज होते हैं वो और कुछ नहीं है, नथिंग एल्स, दीज आर जस्ट प्रोटीन। तो प्रोटीन यूज होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि प्रोटीन के अंदर कैटालिटिक पावर होती है
इन दी फॉर्म ऑफ एंजाइम्स की फॉर्म में, बेसिकली एंजाइम्स की फॉर्म में होते हैं प्रोटीन, यानी कि एंजाइम। तो किस तरीके से होता है, दो तरीके की प्रोसेस होती है बच्चों। अगर मैं बोल रहा हूँ मेटाबॉलिक है, तो मेटाबॉलिक इज बेसिकली मेड अप ऑफ टू वर्ड, टू टर्म्स, दैट इज एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। तो एनाबॉलिक प्लस कैटाबॉलिक इज कॉल्ड द मेटाबॉलिक। अब एनाबॉलिक में क्या होता है, सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल मिलके कॉम्प्लेक्स मुद्दा बनाते हैं। जस्ट इमेजिन CO2 plus H2, then what we get, C6H12O6, ग्लूकोज बना ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो इट इज एनाबॉलिक प्रोसेस। ठीक। जबकि हम देखते हैं दूसरी तरफ एक और प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन या फूड का डाइजेशन होता है, तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपलर मॉलिक्यूल में टूट रहे, दिस इज द कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो जब जहां पर जिसमें कैटाबॉलिक एनाबॉलिक दोनों होती है वो मेटाबॉलिक होती है। तो हमारी बॉडी में इस तरह की दोनों तरह की रिएक्शन चलती है। सो व्हाट इज द मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग? देखो, मेटाबॉलिक पाथवे कैन लीड टू मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फ्रॉम अ सिंपल सब्सटेंस और लीड टू अ सिंपलर स्ट्रक्चर फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। दीज आर कॉल्ड एज बायोसिंथेटिक पाथवे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, सिंपल कॉम्प्लेक्स में। जैसे बताएंगे, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और वो सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रही है। ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और ये कन्वर्ट हो जाती है इधर में सिंपल स्ट्रक्चर में। अब ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मेरे पास क्या है, एसिटिक एसिड है। ठीक, दिस इज द एसिटिक एसिड और ये कन्वर्ट हो जाता है कोलेस्ट्रॉल के अंदर। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, इसको होने के लिए भी यहाँ पर एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, ये एनर्जी कंज्यूम करते हैं, तब जाकर के ऐसा होगा। ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है एग्जाम्पल बच्चों, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, एक गड़बड़ हो गई। ये वाला सिंपल स्ट्रक्चर है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बना है। तो एसिटिक एसिड से कोलेस्ट्रॉल बन गया, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ है जी, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बना है। इट इज एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक है हमारे पास। तो इसी को हम बोलते हैं बायोसिंथेटिक पाथवे या एनाबॉलिक पाथवे बोलते हैं। दूसरी तरफ मैं कहता हूं कि मेरे पास कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, मान लीजिए ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर जी, ये ग्लूकोज है जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और कन्वर्ट हो जाता है आपका लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया या पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारा सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हुआ, दिस इज द कैटाबॉलिक पाथवे या डिग्रेडेशन पाथवे। इस केस में क्या होता है, जब भी कॉम्प्लेक्स मुद्दा सिंपल में टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होती है, और दूसरा जब सिंपल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है तो वो एनर्जी को यूटिलाइज करता है। ये बात भी आप समझिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स मुद्दे को सिंपल में टूटने के लिए किसी भी तरीके की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो वहां पर एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज होती है उस केस के अंदर। So biomolecules have turnover because constantly changing from one form to another form, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होते हैं। केमिकल रिएक्शंस को हम लोगों ने यहाँ पर मेटाबॉलिज्म बोला है। जैसे मैं आपको बताया कि अमीनो एसिड कैसे बनते हैं, बाय द रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप इन अ न्यूक्लियोटाइड बेस। हाइड्रोलाइसिस और डाइसैकेराइड के कारण दो मोनोसैकेराइड बनते हैं, मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड बनते हैं। लिंक्ड केमिकल रिएक्शंस जो होती है वो मेटाबॉलिक पाथवे कहलाते हैं। इट इज अ कैटालाइज्ड रिएक्शन बाय एंजाइम। ठीक, तो हमारे पास मेटाबॉलिक पाथवे है। नाउ व्हाट इज द मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग, तो बता तो दिया, एनाबॉलिक पाथवे और कैटाबॉलिक पाथवे, दिस इज ऑल अबाउट दैट। ठीक, अब हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज द लिविंग स्टेट। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे आप लोगों से बच्चों यहाँ पर लिविंग स्टेट के बारे में बात करेंगे, और फिर इस चैप्टर का सबसे धमाकेदार टॉपिक और लास्ट टॉपिक, दीज आर द एंजाइम। ठीक है जी, तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले अब द लिविंग स्टेट के बारे में। तो लिविंग स्टेट क्या है, जहां पर सब कुछ लिविंग है वो लिविंग स्टेट है। एट दिस लेवल यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट द टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ केमिकल कंपाउंड्स इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है। ठीक है जी, इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म अदरवाइज कॉल्ड मेटाबोलाइट्स और बायोमोलिक्यूल्स, चाहे वो मेटाबोलाइट्स हो बायोमोलिक्यूल्स है, आर प्रेजेंट एंड कंसंट्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ईच ऑफ देम। हर एक का एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन होती है, उसमें वो प्रेजेंट होते हैं, तभी वो लिविंग स्टेट कहलाते हैं, जो आपके डायनामिक है। डायनामिक मतलब कि लिविंग सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, ऑल दीज आर द डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि जो किसी ना किसी काम को परफॉर्म कर रहे हैं।
अब जैसे हम लोग क्या देखते हैं, ब्लड है तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल शुड बी 4.5 टू 5.0 मिली मोल होना चाहिए। हॉर्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर पर नैनोग्राम, 1 नैनोग्राम पर ml होना चाहिए, ठीक है। तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखते हैं। अगर इनकी अमाउंट कम या ज्यादा होती है तो वो हमारे लिए हार्मफुल होता है, किसी ना किसी तरीके से दिक्कत होती है। एज लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्क कॉन्स्टेंटली, देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टेंटली वर्क करता है, सो इट इज नॉन इक्विलिब्रियम, ये नॉन इक्विलिब्रियम में रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप दोनों तरफ मुद्दा बराबर हो जाए, अगर ऐसा हुआ तो प्रोसेस रुक जाएगी। ऑब्वियस सी बात है ना, फिर तो प्रोसेस रुक जाएगी ना। भाई आपने कोई चीज इधर रखी आधा किलो और इधर आधा किलो रखो, बात हो गई तराजू पे, तोल खत्म हो गया, मैटर क्लोज हो गया। अगर ऐसा हुआ तो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट ही खत्म हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता, तो नॉन इक्विलिब्रियम कहने को जनरली हम बोल देते हैं इक्विलिब्रियम तब तक मेंटेन नहीं होता, लेकिन ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप नहीं होती, साइमल्टेनियसली चल रही होती है, ताकि वो प्रोसेस साइकिल में चलती रहे। So hence the living state basically non equilibrium steady state to be able to perform work, जो किसी को काम को करने के योग्य बनाता है। मेटाबॉलिज्म क्या करते हैं, प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। हेंस द लिविंग स्टेट एंड मेटाबॉलिज्म आर साइनोनियम्स एक दूसरे के, एंड विदाउट मेटाबॉलिज्म देयर कैन नॉट बी अ लिविंग सिस्टम, उसके बिना लिविंग सिस्टम कभी भी नहीं हो सकता है।